एक बार फिर से दर्शन के शिक्षार्थियों का अभिवादन। आज का हमारा प्रतिपाद्य विषय है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष। सांख्य दर्शन भारतीय दार्शनिक पद्धति में सबसे प्राचीन दर्शनों में आता है। इसके प्रणेता हैं महर्षि कपिल। सांख्य शब्द संख्या से बना है, विश्लेषण से बना है। ये इसलिए क्योंकि सांख्य दर्शन में सृष्टि के विकास के लिए 24 तत्वों का उल्लेख किया गया है। इस 24 तत्वों के उल्लेख के कारण ही यहाँ पे सांख्य या 24 तत्वों की संख्या के लिए ही सांख्य शब्द प्रयुक्त हुआ है। जहाँ तक सांख्य दर्शन का परिचय देने का सवाल है, सांख्य दर्शन अन्य दर्शन की तुलना में थोड़ा अलग है। ये एक नास्तिक दर्शन है जो ईश्वर को नहीं मानता। द्वैतवादी दर्शन है जो दो परम मूल तत्वों को मानता है। एक है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। जिस सत्ता को अधिकांश भारतीय दार्शनिकों ने आत्मा कहा है, सांख्य दर्शन में उसे पुरुष कहा गया है। सबसे पहले हम प्रकृति के बारे में जाने कि सांख्य दर्शन प्रकृति के बारे में क्या अपनी सोच रखता है। प्रकृति इस सृष्टि का मूल तत्व है। इस सृष्टि का उपादान कारण है। यद्यपि सभी दर्शन किसी न किसी को उपादान कारण मूल तत्व सृष्टि का मानते हैं। चूंकि सांख्य दर्शन सत्कार्यवादी है और सत्कार्यवादी जब इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने उपादान कारण में विद्यमान रहता है, तो इस प्रश्न के उत्तर में कि विश्व का उपादान कारण क्या है, दूसरे शब्दों में विश्व का मूल कारण क्या है, इस प्रश्न का उत्तर जब सांख्य देते हैं तो इस प्रश्न के उत्तर में वह प्रकृति को इसका मूल कारण ठहराते हैं। प्रकृति अत्यंत सूक्ष्म, अनादि और अनंत है। प्रकृति शब्द के अगर हम टुकड़े करें तो हम पाते हैं प्र प्लस कृति, यानी कि कृति यानी रचना, प्र मतलब पूर्व, रचना से पूर्व। रचना से पूर्व जो कुछ था वो प्रकृति है। प्रकृति के अस्तित्व के प्रमाण सांख्य विचारकों ने इस प्रकार दिए हैं, कुछ तर्क प्रस्तुत किए हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि प्रकृति के अस्तित्व को हम क्यों माने, कैसे माने। सबसे पहला तर्क देते हैं कि विश्व के सभी पदार्थ जो हैं वो हमें, हमारे अंदर कुछ ना कुछ भाव उत्पन्न करते हैं। कुछ हमें सुख देते हैं, कुछ दुख देते हैं और कुछ हमें उदासीनता देते हैं। अगर ये सभी भाव हमें विश्व के पदार्थ देते हैं तो इनका कोई ना कोई कारण अवश्य होना चाहिए। पुरुष में ये गुण नहीं होते हैं, पुरुष यानी आत्मा, तो ये गुण जरूर किसी ऐसे तत्व में होंगे जिनसे ये विश्व बना है। तो ये तत्व प्रकृति में है, तो प्रकृति विश्व का मूल कारण मानना स्वाभाविक है। दूसरा तर्क है, हम सभी जानते हैं कि विश्व के सभी पदार्थ सीमित हैं, लिमिटेड हैं।
यानी कि विश्व के सभी जो पदार्थ हैं वह देश काल सीमा से आबद्ध हैं। इसकी व्याख्या ससीम सीमित तत्व द्वारा नहीं की जा सकती। हमें कोई ना कोई असीम तत्व मानना पड़ेगा और ये असीम तत्व अवश्य ही प्रकृति है, जो कि विश्व का मूल कारण है और यह निरपेक्ष है। तीसरा तर्क सांख्य दर्शन देता है कि चूंकि हमने पहले भी जिक्र किया कि सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद का पुरजोर पक्षधर है और सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में छिपा रहता है, तो विश्व भी एक कार्य है और यह अपने कारण में अव्यक्त अवस्था में विद्यमान रहना चाहिए और इसका कारण निश्चय ही प्रकृति है। पुरुष इसका मूल कारण नहीं हो सकता, क्योंकि पुरुष न तो किसी का कारण है न ही कार्य है। कुछ लोग भौतिक परमाणुओं को विश्व का कारण मानते हैं, लेकिन भौतिक परमाणुओं में भी विश्व बीज रूप में नहीं रहा जा सकता, क्योंकि सूक्ष्म तत्वों की उत्पत्ति भौतिक परमाणुओं से नहीं हो सकती। प्रकृति ही ऐसी सत्ता है जिससे विश्व उत्पत्ति के पूर्व बीज रूप में अव्यक्त रूप में निहित रहता है। अगला तर्क है कार्य कारण से ही उत्पन्न होता है और नष्ट होने के बाद पुनः कारण में विलीन हो जाता है। जिस तरह से सुराही मिट्टी से बनती है और टूटने के बाद मिट्टी में मिल जाती है, तो विश्व भी एक कार्य है और नष्ट होने के बाद पुनः अपने मूल कारण में विलीन हो जाता है। तो यह मूल कारण जो है वो प्रकृति है। अगला तर्क सांख्य दर्शन में उल्लेखित है कि विश्व का विकास होता है। यहाँ ये बात इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि सांख्य दर्शन विकासवाद के पक्षधर है, वो सृष्टिवाद को नहीं मानता। इसके विकास के विभिन्न सोपान, विभिन्न विषय होते हैं, किंतु ये विभिन्नताएं किसी एक मौलिक नियम के अंतर्गत हैं और ये मौलिक नियम प्रकृति है और यही प्रकृति विश्व के विकास का मूल कारण है। इस तरह से प्रकृति के अस्तित्व के प्रमाण सांख्य दर्शन में तर्क युक्त प्रमाण उल्लेखित हैं। आगे हम चर्चा करते हैं प्रकृति का स्वरूप क्या है, नेचर ऑफ प्रकृति, प्रकृति का नेचर क्या है। प्रकृति विश्व का मूल कारण है, ये असीम है, अनादि है, अनंत है, परंतु स्वयं अकारण है, स्वतंत्र है, इसलिए इसको हम देश काल की सीमा से परे कहते हैं। ये नित्य है, अचेतन है, क्रियाशील है। इसका ज्ञान हम प्रत्यक्ष द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है? इसके लिए इसके गुणों के आधार पर इस अनुमान से हम इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति के 3 गुण पाए जाते हैं, सत्व, रज और तम। इसीलिए कहा गया है कि प्रकृति त्रिगुणमयी है। सत्व प्रकाश और आनंद रूप है, ये सुख उत्साह का भाव उत्पन्न करता है। सत्व गुण के कारण ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। रज दुख का कारण है, विश्व में सभी दुखों के मूल में यही गुण विद्यमान है। यह गुण स्वयं गतिशील है और अन्य वस्तुओं को भी गतिशील बनाता है। इंद्रियों की चंचलता का आधार भी रजोगुण को ही ठहराया जाता है। तम रजोगुण का ठीक उल्टा है। ये उदासीनता का भाव लाता है, अंधकार फैलाता है, ज्ञान मार्ग में बाधा उपस्थित करता है। आलस्य इसी गुण के कारण होता है। इन तीनों गुणों में आपस में संबंध होता है। विश्व के प्रत्येक पदार्थ में कम या अधिक मात्रा में ये तीनों गुण विद्यमान होते हैं।
जैसे कि सभी पदार्थ सुख दुख और उदासीनता उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। ऐसा होता है ना कि किसी वस्तु से किसी को सुख मिलता है, किसी को दुख मिलता है, तो किसी अन्य को न तो सुख मिलता है और न ही दुख मिलता है। सांख्य दर्शन में दो मूल तत्व बताए गए हैं। पहला प्रकृति है, जिसके बारे में भी हमने चर्चा की। अगला मूल तत्व है पुरुष, जिसे अन्य दर्शन में आत्मा का नाम दिया गया है। चारवाक में जिसे कहा गया है कि चैतन्य विशिष्ट देह ही आत्मा है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा शुद्ध चैतन्य है। बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मा विज्ञानों का प्रवाह माना गया है। अद्वैत वेदांत में आत्मा को सच्चिदानंद, सत्य चित और आनंद स्वरूप माना गया है। वहीं सांख्य दर्शन में आत्मा को शुद्ध चैतन्य माना गया है। सांख्य दर्शन में आत्मा के या पुरुष के अस्तित्व के लिए तर्क दिए गए हैं, जिसे हम इस तरह से समझेंगे। इन तर्कों को समझने से पहले ये जाने कि पुरुष जो है शरीर, मन, इंद्रिय और अहंकार से भिन्न है। वह निष्क्रिय है, वह अकर्ता है, वह सदैव ज्ञाता है, वो ज्ञेय है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज नहीं बन सकता, वो गुण रहित है और वो स्पेस और टाइम से परे है, यानी कि वह देश और काल से परे है। जब हम पुरुष के अस्तित्व के तर्क के बारे में चर्चा करते हैं तो सांख्य दर्शन में कुछ तर्क दिए हुए हैं। इसमें सबसे पहले है कि सांख्य बताता है कि संसार के सभी पदार्थ दूसरों के उपयोग के लिए हैं, उनका अपना कोई स्वयं का लक्ष्य नहीं है। जैसे भौतिक पदार्थों का अपना कोई लक्ष्य नहीं होता, तो ये पदार्थ किसके लक्ष्य की पूर्ति के लिए हैं? इसके उत्तर में निश्चय ही पुरुष के लक्ष्य की पूर्ति के लिए है। इस प्रमाण को प्रयोजनात्मक प्रमाण कहा जाता है। दूसरा तर्क है कि संसार की सभी वस्तुएं तीन गुणों से मिलकर बनी है, सत्व, रज और तम। इन गुणों का अनुभव करने वाला कोई ना कोई अवश्य होगा और ये गुण का अनुभव करने वाला पुरुष है, जो कि साक्षी है, जो स्वयं इन गुणों से परे है। ये तार्किक प्रमाण है। पुरुष स्वयं अचेतन है, वह विश्व का विकास कार्य नहीं कर सकता। इस प्रकार प्रकृति के संचालन में पुरुष का अस्तित्व मानना अनिवार्य है। पुरुष सभी पदार्थों का अधिष्ठाता है। यह तात्विक प्रमाण है। चूंकि प्रकृति अचेतन है और पुरुष चेतन है, तो संचालन के लिए पुरुष की आवश्यकता होती है। अगला प्रमाण नैतिक प्रमाण है। प्रकृति स्वयं भोग्य है, लेकिन भोक्ता के रूप में पुरुष की सत्ता को स्वीकार करना आवश्यक है। हमारे यहाँ भारतीय दार्शनिक परंपरा में चारवाक के सिवा सभी विचारक मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते हैं। यह दुखविहीन अवस्था मानी गई है। प्रकृति न तो मोक्ष की कामना कर सकती है, न ही इसकी प्राप्ति में समर्थ है। इसके लिए एक चेतन अशरीरी सत्ता की आवश्यकता है और यह सत्ता निसंदेह ही पुरुष है। इस प्रमाण को हम धार्मिक प्रमाण का नाम देते हैं।
इस प्रकार अनेकानेक प्रमाणों द्वारा पुरुष की सत्ता को सिद्ध किया गया है। अब पुरुष और प्रकृति के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में जानें। पुरुष और प्रकृति दोनों ही तत्व नित्य हैं, असीम हैं, अविनाशी हैं, फिर भी इनमें कुछ अंतर हैं। पुरुष चेतन है, प्रकृति अचेतन है। पुरुष ज्ञाता है, प्रकृति ज्ञेय है। ज्ञाता नोअर, ज्ञेय ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। पुरुष निष्क्रिय है, प्रकृति सक्रिय है, एक्टिव है। पुरुष अनेक है, प्रकृति एक है। पुरुष भोक्ता है, प्रकृति भोग्य है। पुरुष गुणातीत है, यानी इसमें सत्व रज और तम कोई गुण नहीं रहता, प्रकृति त्रिगुणमयी है। पुरुष विवेकी है, प्रकृति अविवेकी है। पुरुष अपरिवर्तनशील है, जबकि प्रकृति चंचल है, परिवर्तनशील है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि जब प्रकृति और पुरुष में इतनी असमानताएं हैं, इतनी अंतर हैं, तो फिर सांख्य विकासवाद की अवधारणा कैसे प्रस्तुत करते हैं। सांख्य ऐसा दर्शन है जो ये बताता है कि प्रकृति और पुरुष के संयुक्त होने से, संयोग होने से 24 तत्वों का आविर्भाव होता है और सृष्टि का विकास होता है। इस तरह से सांख्य दर्शन में सत्व रज और तम तीन गुणमयी प्रकृति और शुद्ध चैतन्य पुरुष के आपस के संयुक्त होने से सृष्टि के विकास में मन, बुद्धि, अहंकार से लेके पंच महाभूतों तक 24 तत्वों का आविर्भाव हुआ है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।